देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन फंक, FC हॉपकिंस, थर्ड है पिज़ा और फोर्थ है जे प्रिस्टले। तो विटामिन की खोज की थी, फंक ने की थी। और जो जैसे इसमें सेकंड एग्जांपल दे रखा है अपना HC हॉपकिंस है, ये विटामिन ए की खोज का श्रेय जाता है इनको। लेकिन अगर ऑल विटामिन की खोज का श्रेय पूछा जाता है तो आंसर आएगा हमारा फंक, क्योंकि इसमें एक स्पेशल विटामिन के बारे में तो पूछ नहीं रखा है। तो इसका आंसर होगा हमारा फंक। और सेकंड क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है हमारे राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन सी, विटामिन डी। अब देखो, राइबोफ्लेविन जो है उसे हम B2 बोलते हैं, तो इसकी कमी से जो जो रोग होता है उसका नाम होता है चिलोसिस। थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 होता है, उसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी। विटामिन सी से हो जाता है स्कर्वी। तो एक विटामिन डी ही बचा जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। इसके अलावा ये जो रिकेट्स रोग है वो हमारे कैल्शियम की कमी के कारण भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है। तो इनमें से जैसे चाय है, कॉफी है, कोक है और अल्कोहल है। ये तो देखो, जैसे चाय, कॉफी और कोक ये एक अलग पदार्थ आ जाते हैं पेय पदार्थों के अंदर, और अल्कोहल जो होता है ये अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे विटामिन सी जो होता है वो भी अधिक होता है अल्कोहल के अंदर, और जो विटामिन बी की कमी जो हो जाती है वो अल्कोहल के अधिक सेवन के कारण हो जाती है। फिर 6 नंबर है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन है हमारे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन एफ और विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से तो ये होता नहीं, क्योंकि विटामिन ए जो होता है हमारे आंखों पे इफेक्ट डालता है। तो आंखों के लिए हमारे पास जो इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ई जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी कमी से जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कमी आ जाती है, या नपुंसकता जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं। विटामिन एफ जो है वो कोई विटामिन होता ही नहीं है। और विटामिन डी जो है वो उसकी कमी से क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, टिटेनी है। तो दो तीन रोग हैं जो अपनी विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं। फिर उसके बाद है 100 ग्राम अंडे में कितना प्रोटीन होता है। 100 ग्राम अंडा जो होता है उसमें कितना प्रोटीन होता है हमारा, 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम या 15 ग्राम। तो हमारा आंसर है 10 ग्राम। इसके अलावा देखो, अंडे के अलावा सोयाबीन का भी पूछ लिया जाता है कई बार कि सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है, तो वो 43 ग्राम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की जीवन रेखा है। मानव शरीर की जीवन रेखा मतलब अपना जीवन जो है, अपना शरीर किससे चलता है, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, प्रोटीन से या फैट से। तो विटामिन जो है वो इनकी वजह से भी क्या है कि अगर अपन कभी ना भी ले तो अपनी बॉडी काम करती रहती है। प्रोटीन की वजह से भी क्या है, ज्यादा ज्यादा इनकी वजह से एक सिम्टम्स आते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं। वसा है, इसकी वजह से भी क्या है, एनर्जी गिविंग होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो क्या होता है हमारा, जैसे इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है। ठीक है, तो मानव की जीवन रेखा क्या कहलाएगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। फिर है, बढ़ते क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस। सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। कैल्शियम, लोह, सोडियम और गंधक, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और लोहा। तो इसमें से हमारा आंसर है थर्ड वाला कि हमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा चाहिए होती है, उसके बाद लोहे की, फिर सोडियम की और फिर गंधक की। गंधक होता है सल्फर। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, नेमाटोड के द्वारा। देखो, प्रोटोजोआ तो क्या होता है, जैसे कि किसी रोग का कारण होता है, वायरस भी रोग का कारण, बैक्टीरिया भी रोग का कारण होता है। लेकिन बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिन हिंदी में अपन जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु सारे ही हमें हार्म पहुंचाए ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे दूध को खट्टा करते हैं, दही जमाते हैं अपन, तो जो दही जमाने के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज करते हैं
वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, इसीलिए दूध को खट्टा जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा सेकंड, बैक्टीरिया। नींबू और नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो देखो विटामिन ए तो होता है जैसे वो गाजर है, इन सब चीजों में पाया जाता है, ठीक है, गाजर में, पपीते में। और विटामिन बी जो होता है ये क्या होता है, जैसे अनाज है, अंकुरित अनाज है, उन सब में होता है। इसके अलावा विटामिन सी जो होता है ये हमारा पाया जाता है खट्टे फलों में, जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर होता है ये, ठीक है। तो विटामिन डी जो है वो दूध में, मिल्क में, एग में, इनके अंदर होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड। विटामिन सी के अंदर जो है वो नींबू जो है, नारंगी या खट्टी चीजें जो होंगी उनमें विटामिन सी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। फर्स्ट है रिकेट्स, बेरी, रतौंधी और स्कर्वी। देखो सबसे पहले रिकेट्स, अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर क्या था, रिकेट्स के बारे में पढ़ा था। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी है ये B1 की कमी से होता है, जिसे हम थायमिन कहते हैं। रतौंधी है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन सी जो है वो हमारे किसकी कमी, क्या हो जाता है इसकी कमी से, स्कर्वी हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन है फोर्थ आंसर है इसका। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में यानी कि लीवर में, अमाशय में, तिल्ली में या उदर में। तो ये हमारा आंसर है इसका, लीवर के अंदर जो है। इसके अलावा जैसे ब्लड वगैरह जो है, ब्लड की जैसे कब्र कहा जाता है तो वो तिल्ली होता है, ठीक है। ये ऑप्शन ये हमारा यकृत आंसर है इसका। मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो यकृत के अंदर संचित रहता है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक के अंदर सबसे अधिक होती है विटामिन की, आयरन की, वसा की या कार्बोहाइड्रेट की। सबसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी देता है, तो एनर्जी गिविंग में तो आएगा नहीं, और ना ही इसमें फैट होती है। और विटामिन होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं। आयरन की मात्रा जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। फिर देखो है प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, लाल रुधिक कणों से या थ्रोम्बोसाइट से। सबसे पहले तो देखो जैसे लिम्फोसाइट है ये जिसे WBC हम कहते हैं, ठीक है, WBC जिसको कहा जाता है। और मोनोसाइट जो होती है वो भी WBC में ही होती है, इसके बड़े बड़े कण जो होते हैं वो मोनोसाइट्स के होते हैं। तो प्रतिरक्षा का कार्य सर्वाधिक संबंध किससे होता है, उसको हमारा होगा लिम्फोसाइट यानी कि WBC से। WBC भी आ सकता है लिखा हुआ। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है डायबिटीज को, यक्ष्मा को, घेंघा रोग को या तपेदिक को। अभी देखो यक्ष्मा और तपेदिक दोनों एक ही रोग है, टीबी को कहा जाता है यक्ष्मा और तपेदिक। डायबिटीज है तो शुगर की अधिकता के कारण हो जाता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाने के कारण। घेंघा रोग यानी कि गॉइटर रोग जो होता है उसको रोकता है नमक का आयोडीनीकरण। अगर नमक में या हमारी बॉडी में आयोडीन सही मात्रा में होगा तो घेंघा रोग नहीं होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग या गॉइटर रोग जो है वो हो जाता है। फिर है मानव गुर्दे में, किडनी में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है, किस चीज की बनी हुई होती है वो पथरी, कैल्शियम ऑक्सलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, कैल्शियम की। अब देखो जो सोडियम और मैग्नीशियम है ना, ये तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से काट सकते हो, ठीक है। और सिर्फ कैल्शियम की भी नहीं होती है क्योंकि ये भी इतना हार्ड नहीं होता है। फिर कैल्शियम ऑक्सलेट है ये बहुत ही हार्ड होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो मानव के गुर्दे में पथरी निकलती है ना वो बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। तो वो बनी हुई होती है हमारी कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम भी होता है और ऑक्सलेट भी होता है उसमें। फिर है हमारा मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है। पोटेशियम है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट है, सोडियम है। तो हमारा आंसर होगा, ये सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अधिक जमाव के कारण जो है वो हृदय रोग का कारण बनता है। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर जम जाता है जिसकी वजह से क्या है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और हृदय रोग का कारण बनता है, हार्ट डिजीज का। फिर देखो गलती से रामू किसी इंजेक्शन की अधिक मात्रा लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा किसके कारण होता है, तो ऐसा होता है रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता, रक्त में अत्यधिक शर्करा सांद्रता, रक्त में ग्लाइकोजन का अभाव, रक्त में कैल्शियम आयनों का अभाव। ये होता है रक्त में असामान्य शर्करा की सांद्रता से होता है। फिर नेक्स्ट है
माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि स्वादिष्ट होता है। ये तो कोई कारण नहीं हुआ कि इस वजह से लाभदायक होता है। इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, हाँ ये हो सकता है, एंटीबॉडीज होती है इसलिए हमारे लाभदायक होता है। लोहा पाया जाता है, नहीं, दूध के अंदर लोहा नहीं पाया जाता। कैल्शियम होता है, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण नहीं बनता कि हमारे लिए लाभदायक हो? एंटीबॉडीज होती हैं, ये इसका मुख्य कारण है कि माँ का दूध जो शिशु के लिए लाभदायक होता है। वैसे जो माँ का जो पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होती है, तो इसी वजह से जो होता है माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि होल सर्जरी किस रोग के निदान हेतु है? मस्तिष्क से ट्यूमर हटाने के लिए, नया हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए, हृदय के छिद्र को बंद करने के लिए, किसी भी हड्डी में स्थित छिद्र को बंद करने हेतु। देखो इसमें तो प्लास्टर वगैरह किया जाता है हड्डी में स्थित छिद्र वगैरह बंद करने हेतु। फिर उसके बाद है जैसे नया हृदय प्रत्यारोपण है तो ट्रांसप्लांट जैसे किया जाता है, जैसे हार्ट सर्जरी की जाती है। मस्तिष्क से ट्यूमर हटाना ये भी कोई की होल सर्जरी नहीं होता है, लेकिन जो हृदय के छिद्र को बंद करने के लिए जो होती है ये एक होती है की होल सर्जरी के अंदर आता है ये। फिर है नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग होता है बड़ी माता जिसको अपन बोलते हैं। मैंने आपको पहले जैसे पढ़ाया है तो उसके अंदर चेचक रोग और एक चिकन पॉक्स दोनों एक साथ कराए थे, छोटी माता और बड़ी माता। बड़ी माता चेचक रोग था और चिकन पॉक्स छोटी माता रोग था। तो जो चिकन पॉक्स था वो तो वेरिसोला वायरस से होता था और चेचक रोग जो है वो वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके अंदर एक स्पाइरोगैरा वायरस है, एचआईवी का तो आपको पता ही है कि ये एड्स का कारण बनता है। तो चेचक रोग का कारण क्या होगा? वेरियोला वायरस। नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? कीट है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या वायरस है? ना ही तो कीट होता है, ना ही किसी तरह का बैक्टीरिया होता है, ये एक तरह का क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। तो कौन मलेरिया पैदा करता है? प्रोटोजोआ करता है। और प्रोटोजोआ किसमें होता है? मच्छर में होता है। और मच्छर भी कौन सा? मादा एनोफ्लीज मच्छर, उसके अंदर ये प्रोटोजोआ होता है। जब ये मच्छर हमें काटता है तो उससे क्या होता है, ये उस प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे हमें मलेरिया नामक रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल गलगंठ घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? अश्रु ग्रंथि, लीवर, थायराइड ग्रंथि या मसूड़े? जैसे गलगंठ रोग जो हो जाता है उसमें अपनी बॉडी की कौन सी ग्रंथि या कौन से अपनी बॉडी का पार्ट जो है वो प्रभावित होता है, इफेक्ट किस पर पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है, इंटरनल ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा नामक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से गला जो होता है वो सूज जाता है। तो आंसर हो गया हमारा थायराइड ग्रंथि। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? नमी वाला स्थान जो है अपना कौन सा है? फलोदी है, माउंट आबू है, जरगा है या सम है? तो हमारा आंसर है माउंट आबू। जरगा तो एक पर्वत का नाम है। राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम जैसे मरुस्थलीय जिले हैं जो उनके अंदर सबसे कम वर्षा होती है, उनमें से भी सबसे ज्यादा जहां पर गर्मी रहती है मरुस्थल के भाग में जो आते हैं वो 4 जिले आते हैं अपने, उनके अंदर से जैसलमेर जो जिला है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। अगर गर्मी का पूछा जाता है कि तापांतर किसमें सबसे ज्यादा होता है तो अपना चूरू आंसर होगा। और जैसे आंधियां वगैरह सबसे ज्यादा चलती हैं तो वो गंगानगर होता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक, ये देखो क्वेश्चन आ ही गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या गंगानगर में? तो हमारी है गंगानगर। अभी मैंने ऊपर भी आपको बता ही दिया था इसके बारे में। राजस्थान के किस स्थान का दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, फलोदी, ये भी मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन देकर के चूरू में कि जो सबसे ज्यादा ताप जो होता है वो सर्वाधिक चूरू में पाया जाता है। और किसके कारण पाया जाता है? वनस्पति कम होने के कारण। सबसे अधिक ठंडा पूछा जाता है तो भी यही आएगा, और सबसे अधिक तापांतर का पूछा जाता है तो भी यही आएगा, चूरू ही आंसर आएगा दोनों में। कम का पूछते हैं तो भी तापांतर का, ठीक है, कम तापांतर पूछते हैं तो भी चूरू आंसर आएगा, और सर्वाधिक तापांतर पूछा जाता है तो भी आंसर क्या आएगा? चूरू आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में सामान्य मानसून प्रत्यावर्तन काल है। अब मानसून प्रत्यावर्तन काल क्या होता है? जैसे मानसून आता है अपना जुलाई से लेके जैसे अगस्त मिड तक आता है,
उसके बाद क्या है, अगस्त सितंबर के बाद क्या होता है, मोस्टली माना जाता है जैसे अगस्त मिड या सितंबर लास्ट तक माना जाता है। उसके बाद जो है मानसून प्रत्यावर्तन, यानी मानसून क्या होता है, प्रतिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब दूसरी ऋतु में प्रवेश कर जाता है। तो वो कौन से महीने होते हैं हमारे, अक्टूबर से मध्य नवंबर, ये महीने जो होते हैं जिसे शरद ऋतु कहलाते हैं, शीत ऋतु नहीं शरद ऋतु कहलाते हैं, शीत ऋतु इसके बाद शुरू होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा अक्टूबर मध्य नवंबर। मेरा राज्य में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है, कि वर्षा कम होने का कारण क्या है अपने राजस्थान में। सबसे पहले वनों का विनाश, हाँ भाई ये तो है कि वनों का विनाश होगा तो वर्षा कम ही होगी। जलवायु परिवर्तन, ये भी सही है। राज्य के अधिकांश भाग में शुष्क दिशाओं का विस्तार, ये भी है। फोर्थ है अरावली का मानसून की दिशा में अंतर फैला होना। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें अपन को चारों ऑप्शन सही लगते हैं, तो उसमें अपन को देखना पड़ता है कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें से देखो जैसे डी वाला आंसर है अपना, अरावली का मानसून की दिशा में समानांतर फैला होना। अरावली क्या है, अपने राजस्थान के बिल्कुल मिड के अंदर है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जैसे पश्चिमी वाला जो भाग है उस तरफ मानसून को जाने से रोकती है। तो वो अपने यहाँ वर्षा, राजस्थान में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि लगभग राजस्थान का आधा हिस्सा जो है वो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आता है। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है। सूखा और अकाल कब पड़ेगा, जब बारिश नहीं होगी। तो वो भी सेम ही आंसर आएगा कि अरावली के कारण ही होता है ये सब कुछ। फिर भी अपन ऑप्शन देखते हैं, जैसे इसके फर्स्ट ऑप्शन है अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ प्रसार, ठीक है। सेकंड है अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा। थर्ड है मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण, विवेकहीन व अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग। ऑप्शन तो चारों ही सही है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि, लेकिन जो मेन ऑप्शन है वो हमारा अरावली को लेकर है। इसके अंदर अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थल विभाजित होता है। मैंने जब ये पढ़ाए थे टॉपिक तभी मैंने बताया था कि वर्षा रेखा से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये कोई 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसा कोई भी विभाजन नहीं है। फिर अब 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, थर्ड ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और फोर्थ ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 40 और 10 इनका तो कोई है नहीं अपने राजस्थान के अंदर। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को विभाजित करती है 25 सेंटीमीटर तो। लेकिन जो 50 सेंटीमीटर है ये हमारे राजस्थान का जैसे आधा हिस्सा जो है केवल सिर्फ मरुस्थल को विभाजित करती है। राजस्थान में केवल मरुस्थल को, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल नहीं, केवल मरुस्थल को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो विभाजित करती है। लेकिन यहाँ हमारे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थल, यानी मरुस्थल के भी दो हिस्से किए गए हैं, तो वो हमारा आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बडली स्तंभ लेख किस तिथि का है। बडली स्तंभ लेख देखो ये सबसे पहले मैं आपको बता कि ये अजमेर में है, और ये कब हुआ था 663 ईस्वी पूर्व, 443 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर है हमारा 443 ईसा पूर्व। फिर है विराट की भीम डूंगरी से प्राप्त अशोक के, राजा अशोक जो थे मौर्य काल के, दूसरे लघु शिला लेख की खोज किसने की थी। विराट की, ये जो विराट सभ्यता है ये अपनी जयपुर के अंदर है, ठीक है। विराट की भीम डूंगरी से प्राप्त अशोक के दूसरे लघु शिला लेख की खोज किसने की थी। तो ये है हमारा ऑप्शन कलाइल द्वारा, कैप्टन बर्ट द्वारा, दयाराम द्वारा या ए घोष द्वारा। हमारा आंसर है कलाइल द्वारा। कैप्टन बर्ट जो थे इनके द्वारा भी यहाँ पर एक शिलालेख की खोज की गई थी विराट की में ही, ठीक है। फिर है उसके बाद राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है। कोटा में, जोधपुर में, चौपासनी में या जयपुर में। तो आंसर है हमारा जयपुर। नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान राज्य अभिलेखागार के संबंध में असत्य कथन है। ये हमसे पूछ रहे हैं असत्य, यानी कि जो सत्य नहीं है। तो इसमें देखो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में जयपुर में की गई, जिसे 1960 में बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मुख्यालय बीकानेर में स्थित है,
यह देश का प्रथम डिजिटल अभिलेखागार है। इसकी जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर में 6 शाखाएं स्थित हैं। सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य नहीं है, केवल ऊपर वाला फर्स्ट और सेकंड सत्य है, थर्ड सत्य नहीं है, तो इसीलिए सभी कथन सत्य है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। फिर है राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत को संरक्षित रखने के लिए तथा उसकी उन्नति करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहाँ की गई। देखो जैसे राजस्थानी संस्कृति है, हमारी विरासत है, तो उन चीजों को संरक्षित रखने के लिए या उनकी उन्नति के लिए सरकार द्वारा कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके उद्देश्य क्या था, उसके उद्देश्य के लिए उन्होंने एक स्थापना की थी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जहां पर क्या है राजस्थानी संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखा जाता है और उनकी उन्नति भी की जाती है। तो वो कब हुई थी? 1952 ईस्वी जयपुर में, 1955 ईस्वी जोधपुर में, 1960 ईस्वी जोधपुर में और 1962 जोधपुर में है। तो इसका आंसर है हमारा 1955 जोधपुर के अंदर जो है वो ये प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है AC हैकर को, ACCL कलाइल को, A कन्निगम को, A सेटनकार को। तो ये आंसर है हमारा ACL कलाइल को दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। जयपुर और इंद्रगढ़ से प्राप्त पाषाण काल उपकरण हैंड एक्स, हाथ में जो हथौड़ी वगैरह लेते हैं, ये एक तरह के क्या है उपकरण है जो क्या है पाषाण काल में बनाए गए थे पत्थर से। पाषाण काल कौन सा था जिसमें पत्थरों का प्रयोग करके जो उपकरण बनाए जाते थे, तो उसकी खोज जो है तथा क्लीवर है, 3 नाम दे रखे हमें, हैंडेक्स, एशुलियन, क्लीवर की खोज 1870 में किसने की थी? VS वाकनकर ने, टेसीटोरी ने, जेम्स टोड ने, CA हैकर ने। तो हमारा आंसर है इसका CA हैकर जो थे इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, 1971 से 1976 ईस्वी के मध्य अलीचंद एस गाउडी और KTM हैगडे ने, ये नाम है व्यक्तियों के, कहां से मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी? जो मध्य पाषाण कालीन युग था उसमें इन उपकरणों की खोज जो है वो कहां से की गई थी? एक तो है बुड्ढा पुष्कर, अजमेर, जैसलमेर, उपयुक्त सभी, ये सभी से की गई है, सभी स्थानों से है। बुड्ढा पुष्कर में भी है, अजमेर में भी है और जैसलमेर में भी है। भरतपुर में किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? मतलब चित्रित जो है वो शैल जैसे पत्थर वगैरह पे जो चित्रित बने हुए हैं, जिसमें मानव कृति है, व्याघ्र है, बारहसिंगा है, सूर्य के चित्र बने हुए हैं, तो ये सब उनको कहाँ पर मिले हैं, किस स्थान से मिले हैं? तो इसका आंसर है हमारा दर, रूपवास, बयाना या नगला। तो इसका आंसर है हमारा दर नाम की एक जगह है भरतपुर में, वहां से हमें ये सब चीजें मिली है। किस ताम्रकालीन स्थल में तांबे की 58 चूड़ियां प्राप्त हुई हैं? कुराड़ा, कीड़ारोत, पूगल या आहड़? तो ये हमें ताम्रकालीन तांबे से बनी हुई ताम्रकालीन स्थल से तांबे की चूड़ियां जो है वो 58 चूड़ियां मिली हैं, ये हमें मिली है कीड़ारोत में मिली है। बड़े जानवरों के शिकार हेतु प्रयोग में लिया जाने वाला ऐतिहासिक काल का हार्पून होता है मछली पकड़ने का उपकरण। बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं जिनसे, वो एक उपकरण है। वह हमें किसी स्थान से प्राप्त हुआ है? स्थान का नाम मलाह, नूह, नगरी या रेड? नगरी तो एक सभ्यता का नाम है, ये जगह हमें है मलाह नाम के स्थान पर मिला है, ये बाड़मेर में है। ठीक है, मलाह नाम के स्थान कहाँ है? बाड़मेर में है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का खोजा गया दूसरा सभ्यता स्थल कौन सा था? पहला तो 42 नंबर क्वेश्चन है, तो ये है हमारा कालीबंगा। फिर आ जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन अपना रीजनिंग में है, किसी निश्चित ऊट भाषा में टॉर्च को TORCH को IDSNS और TISTA को BUTHO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में VLINK को किस प्रकार कोड किया जाएगा? देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप कोशिश किया करो कि टाइम कम से कम लगे, तो उसके अंदर अगर आपके 2 ऑप्शन ही अगर मैच हो जाते हैं इनमें से, तो आप तुरंत उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं आपको बोर्ड पे इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ।
देखो जैसे टॉर्च को लिखा है इन्होंने IDSNS। कई बार क्या होता है जैसे हमें ABCD के नंबर वगैरह याद नहीं रहते हैं, तो तुम एक काम करो, पीछे जो रफ पेज दिया होता है ना उसमें इस तरह से उसको लिख लो। एक तो क्या है, आप इस सीक्वेंस में लिखोगे ना, जैसे A से लेके M तक इधर लिखो, फिर N से इस तरफ शुरू हो जाओ, Z तक लिखो, ऊपर नंबर डाल लो। एक तो क्या है, ये सीक्वेंस में भी है, इसके अलावा A Z का अपोजिट है, B Y का अपोजिट है, C X का अपोजिट है। इससे आपके टाइम जो है वो बहुत ही कम लगेगा और आपको इजी हो जाएगा देखना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले क्या करो, जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना इस तरह के, तो आप इस ABCD को इस तरह से लिख लिया करो, ठीक है। अब देखो मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, टॉर्च है, टॉर्च को IDSNS लिखा गया है। सबसे पहले देखो T को दो तीन तरह के होते हैं, जैसे अगर आप इस तरह से भी मैच कर सकते हो, इस तरह से भी मैच करते हैं। पहले अपन इसी तरह से मैच करके देखते हैं। T को जो है वो I लिखा गया है, तो किस तरह से लिखा है, तो T को अगर I लिखते तो बहुत ही पीछे जा रहा है, और फिर उसके बाद O को इन्होंने D लिखा है, तो O कहाँ है और D कहाँ है। तो एक बार इसको छोड़कर अपन जो है वो पीछे से शुरू करके देख लेते हैं। जैसे H को ने लिखा है I, यानी कि +1 किया है, ठीक है। C है, तो इसमें थोड़ा आराम भी हो रहा है कि हाँ शायद मैच हो रहे हैं। फिर C को जो है इन्होंने D लिखा है, C को D लिखा है यानी कि +1 हुआ है। R को इन्होंने लिखा है S, ये भी +1। O को लिखा है N, ये भी +1। T को लिखा है S, ये भी हमारा क्या हो गया, +1 हो गया। तो हमें इसी तरह से ब्लिंक का निकालना है। ब्लिंक में देखो इसी तरह से K का +1 क्या होगा, जैसे यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो, अगर आपको नहीं ध्यान में आता है तो L लिखा। N का क्या होगा, N का होगा O, I का J हो जाएगा, L का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा, C, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा LOJMC। देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जैसे क्या है H में जैसे I किया तो +1 था, C में D किया +1 था, R में किया तो S +1 था, लेकिन जब O से N निकाला ना तो वो -1 था, और T से S गया तो भी वो -1 था। इसी तरह से K से किया तो ये +1 है, N से O किया तो ये भी +1 है, I से J किया ये भी +1 है, लेकिन L से -1 क्या होगा हमारा, K होगा, और B से -1 क्या होगा हमारा, A होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा LOJKA, A आंसर हो जाएगा हमारा इसका। फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में लेसन को LESSON को NGU QML के रूप में कोडित करते हैं, तो उसी कोड भाषा में PUZZLE को कैसे कोड करेंगे। अब देखो जैसे मैंने जैसे आपको बताया कि अपन इस तरह से पहले इस तरह से देख लेते हैं। तो पहले अपन इस तरह से देखते हैं कि L और N के बीच में कितने का गैप है। तो L यहाँ है, M N +2 का गैप है, E के बाद आ रहा है G, E के बाद आ रहा है G, तो +2 का गैप है। फिर S के बाद आ रहा है यहाँ पर U, S के बाद आ रहा है U, तो ये भी +2 का गैप है। फिर एक और S आया है, अब S को इन्होंने लिखा है Q, S को बैक चले गए यानी कि -2 है। फिर O को इन्होंने लिखा है M, O को लिखा है M, तो ये भी क्या हुआ, -2। इसी तरह से N को L लिखा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, -2, यानी कि 3 वर्ड जो है वो +2 के हैं और 3 वर्ड जो है वो -2 के हैं। अब देखो जैसे P में अगर हम +2 करते हैं, P में +2 करते हैं तो आंसर आता है हमारा पहला R। फिर U को +2 करते हैं, U को +2 किया W। फिर Z को +2 करते हैं, Z को +2 करेंगे तो ये इस तरफ चलेगा, A B, आंसर आएगा B। उसके बाद हमें करने हैं 3 माइनस के दे रखे हैं,
तो z में -2 करेंगे, z में -2 करेंगे तो आएगा x। l में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 j आ गया, l का हो गया। e के अगर -2 करते हैं तो आंसर आता है हमारा c, तो आंसर आ जाएगा हमारा RWBXC। फर्स्ट में आंसर था हमारा LOGK और उसी तरह से सेकंड में आंसर हमारा आया है CRWBXJC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो जिसे GOODNESSHNPCODTR लिखा जाता है इस वर्ड को, तो GREATNESS को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले G को H के साथ मैच करते हैं, तो G के बाद H आता है तो वो क्या है +1 है। O को N लिखा है, O को N लिखा है यानी कि -1 हो गया है। फिर O को लिखा है इन्होंने P यानी कि 1 हो गया। फिर उसके बाद D को इन्होंने लिखा है C तो यानी कि -1 हो गया। इसका मतलब ये सारा का सारा सीक्वेंस जो है वो +1 और -1 से चल रहा है। तो इसी तरह से हम इसका देख लेते हैं। तो G में अगर हम पहले +1 है तो +1 करते हैं तो G के बाद क्या आता है H आता है। फिर -1 करना है तो R से जस्ट पहले क्या आएगा Q आएगा। E के बाद क्या आएगा प्लस करना है हमें, पहले प्लस किया था फिर माइनस किया, अब हमें फिर से प्लस करना है। तो E के अंदर हम एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा F आएगा। अब फिर से माइनस करना है, A से माइनस चलेंगे तो वो इस तरफ आएगा, Z आंसर आएगा। A के माइनस करने पर Z आ गया। T में क्या करना है +1 करना है, T के बाद क्या आता है U आता है। फिर उसके बाद फिर से माइनस करना है, एक माइनस करना है, ठीक है सब में 1 1 माइनस और प्लस करना है। अब हमें माइनस करना है किसमें n के अंदर -1 करना है, तो n में -1 करने पर क्या आएगा हमारा m आंसर आएगा। और e में क्या करना है फिर से प्लस करना है, तो e में प्लस करने पर आया। और s में -1 करो, s में -1 करते हैं तो हमारा आंसर आता है r। और फिर s में फिर से प्लस करना है तो आंसर आएगा हमारा t। तो आंसर आ गया हमारा HQFZUMFRT। HQFZ सभी में है ये तो, ठीक है। तो उसके बाद वाला आपका ऑप्शन है U। अब देखो U इसके अंदर है इसमें नहीं है तो ये हमारा वैसे ही क्रॉस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद U इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा M और F। M और F किसके अंदर है हमारा, ये है थर्ड वाले ऑप्शन में, सॉरी फोर्थ वाले में। हमारा आंसर हो गया HQFZUMFRT। तो GODRAG गोदरेज को जो है वो लिखा गया है KFSETH। इसको कैसे लिखा गया है, G को अगर हम K लिखते हैं तो 1 2 3 4 का गैप आता है, O को F लिखते हैं तो ये तो बहुत ही दूर पड़ जाता है। तो इसको छोड़कर अपन एक और भी मैंने बताया था आपको कि उस तरह से भी कर सकते हैं, तो हम इस तरह से कर कर देख लेते हैं। J को इन्होंने K लिखा है तो +1 आ रहा है हमारा, E को F लिखा है ये भी +1 है, देखो सारे ही बिल्कुल। R को लिखा है ये भी +1 है, D को E लिखा ये भी +1 है, O के बाद P आता है, G के बाद H आते हैं, सारे के सारे +1 है। तो W के बाद अगर हम +1 करते हैं तो क्या आएगा, W के बाद आएगा X। R का क्या लिखते हैं, R के अंदर हम +1 करते हैं तो S। सॉरी इससे से चलना था, सॉरी। E को क्या लिखा E, E को क्या लिखा F +1 किया है। R को क्या लिखेंगे हम S लिखेंगे और W को क्या लिखेंगे हम X लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा EFSX। हम अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। देखो हमारा आंसर था EFSX। EFS देखो D वाला आंसर हमारा सही है,
x नहीं दे रखा है तो ये नहीं हो कि x तो दे ही नहीं रखा तो हमारा एक किस तरह से आंसर होगा। आपके पहले 3 वर्ड अगर इसमें मैच हो रहे तो यही आपका आंसर होगा। है क्लब को FKTE लिखा है, उसी तरह से हमें एरिड को लिखना है। तो C और F के बीच में कितना डिफरेंस है, C और F के बीच में 1 2 3, ये +3 है। फिर L को K लिखा है, L को K लिखा है यानी कि -1 किया है। U को T लिखा है, U को T लिखा है तो ये भी -1 है। B को लिखा है E, B को लिखा है E, फिर +3 किया है। तो इसी तरह से हमें इसका करना है। A में +3 करेंगे, A में +3 करेंगे तो आंसर आएगा D। R में -1 करेंगे, R में -1 करेंगे तो Q, DQ। I में -1 करेंगे तो क्या आएगा H। और D में +3 करना है क्योंकि हमने लास्ट में क्या किया है +3 किया है, तो D में +3 करेंगे तो 1 2 3, आंसर आया हमारा G। DQH G, तो आंसर हमारा आएगा A। आंसर हमारा है A, DQH G। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे किसी निश्चित कूट प्रणाली में MiCRO को NHDQP लिखा जाता है। तो इसमें भी देखो जिस प्लस M को N लिखा है यानी कि +1 किया है, I को H लिखा है इसमें भी +1 है, C को D लिखा है +1 है, R को Q, O को P, तो इसमें सब में +1 किया हुआ है। उसी तरह से देखो आप दूसरे को कर ना देकर सीधा स्टेन्स का निकाल सकते हो। स्टेन में देखो जैसे S में +1 करते हैं तो S के जस्ट बाद क्या आता है T आता है। तो T हमारे देखो इनमें से 3 ऑप्शन के अंदर है, A में है, C में है और D में, तो B तो वैसे ही कट जाता है। तो इन 3 में से हमारा एक आंसर है T के अदर अगर +1 करते हैं तो हमारा आंसर आता है U। अब देखो U वाला इनमें से कौन सा है, तो U वाला देखो जैसे फर्स्ट वाले में U आ रहा है, बाकी तो किसी में U आ ही नहीं रहा है तो बाकी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A। TUBJMR, सब में +1 करना है, ठीक है। M में +1 करेंगे तो N आएगा, I में +1 करेंगे तो H आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कोड भाषा में CHARITY को BIDRXH तथा FACTROY को DBGTXQN के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कोड भाषा में हिस्ट्री को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, MICRO को MICRO को NHDQP लिखा जाता है। तो M को N लिखा तो +1 हुआ, I को H -1, C को D +1, R को Q -1। तो इसी तरह से हम स्टेन्स को लिखेंगे तो S को लिखा +1 करने पर लिखा हमने T, T को लिखा -1 करने पर फिर से S, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। A को लिखा जैसे +1 फिर -1, यहाँ प्लस किया था यहाँ माइनस किया था, फिर से प्लस करेंगे तो A का क्या आ जाएगा B आ जाएगा, और फिर माइनस करना है तो I का माइनस क्या होगा H होगा, और N में प्लस करना है तो N के प्लस में क्या आएगा O आएगा, और S के अंदर हमें क्या करना है S में माइनस करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा R। तो आंसर हमारा आएगा C आएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है CHARITY को BIDRXSH लिखा जाता है। तो इसके अंदर देखो ये C को B लिख रहा है, H को I, लेकिन बीच वाला अक्षर जो है वो उसको सेम लिख रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना इसमें बीच वाले अक्षर सेम है तो उसको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होता है कि इन दोनों को एक कर लो, ठीक है। उसके बाद इन 3 को अलग मैच कर कर देखो और इन 3 को अलग मैच कर कर देखो। तो पहले हम इधर वाले 3 को मैच कर कर देखते हैं। तो C को B लिख रखा है, H को I लिख रखा है, A को D लिख रखा है। अगर हम इसका क्रॉस कर कर देख लें, H को I लिखते हैं तो +1 कर रहे हैं, H को I कर रहे हैं तो +1 कर रहे हैं, C को B कर रहे हैं तो -1 कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से करने की बजाय जो है वो हम A को B कर देते हैं और C को D कर देते हैं, तो आसान हो जाएगा। सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। H में I +1 हुआ, A में B +1 हुआ और C में D +1 हुआ। उसी तरह से देखो, जैसे Y को यहाँ पर लिखा है, इन्होंने X लिखा है तो यहाँ इन्होंने माइनस कर दिया। T को S लिखा है तो यहाँ भी -1 है और H को यहाँ लिखा है तो ये भी -1 है। तो R के इस तरफ तो +1 किया है, वो भी क्रॉस में, और इधर किया है -1 किया है। उसी तरह से देखो, इसके अपना इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स थे, इसमें भी 7 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स है। 7 में से जो सेंटर वाला है, यानी कि सेंटर वाला T है, तो इसके सेम नीचे हम T लिख लेते हैं। ठीक है। अब S में अगर हम +1 करते हैं, S में +1 करते हैं तो T आंसर आएगा। I में +1 करते हैं तो क्या आंसर आता है, J आता है। H में +1 करते हैं तो हमारे पास आता है I। ठीक है, ये तो थे हमारे +1। अब इसमें -1 करते हैं तो Y का -1 ही दे रखा है तो हम ये सेम ही लिख लेते हैं। O का -1 करते हैं तो इस तरफ N आ जाएगा और R का -1 करते हैं तो आ जाएगा Q। तो आंसर हमारा आ जाएगा C। ठीक है। इसी तरह से 50 नंबर क्वेश्चन है, LUTE को MUTE लिखा है तो BLUE को क्या लिखा जाएगा। अब आप ध्यान दोगे तो इन्होंने पीछे वाले तो 3 वर्ड सेम ही लिख रखे हैं। ठीक है, L में क्या कर दिया, +1 किया है केवल। ठीक है, इसी तरह से BLUE में हम 3 वर्ड तो सेम ही लिखेंगे, LUE। ठीक है, और B को क्या कर देंगे, C कर देंगे। तुम्हारा आंसर आ जाएगा CLUE, आंसर होएगा A।